गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आप लोगों ने कल कुछ काम किया होगा, नो डाउट, आई एक्सपेक्ट कि किया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उसी वर्क में से कुछ क्वेश्चंस हैं, जस्ट मैं चेक करूंगा। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, आंसर करिए। और नहीं किया है तो हम लोग अभी करेंगे। कल का डिस्कशन आई होप आप सभी को रिकॉर्ड होगा। ये हम लोगों ने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पर, है ना। उसमें हमने बोला था कि फंक्शंस का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन एंड कोडोमेन, कि वन टू वन एसोसिएशन है या मेनी टू वन है। तो दो तरह के फंक्शन हो गए, वन वन एंड मेनी वन। वन वन को इंजेक्टिव और मेनी वन को नॉन इंजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा एसोसिएशन है बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। इफ को रेंज। इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज तो हम बोलते हैं फंक्शन सर्जेक्टिव है या ऑन टू है। और जब कोडमेन रेंज का प्रॉपर सबसेट है, मतलब रेंज में, कोडमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो रेंज में नहीं लाई करता है, मीन्स रेंज ने कोडोमेन को पूरी तरह से कवर नहीं किया हुआ है, तो उस केस को हम नॉन सर्जेक्टिव या इनटू फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर एक सोसाइटी है, कोई मान लो एक कॉलोनी है, और कोई एपिडेमिक स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो जब एपिडेमिक क्या हुआ, मतलब कुछ लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो इफ वन पर्सन इज इन्फेक्टेड और टू पर्सन आर इन्फेक्टेड और फ्यू पीपल आर इन्फेक्टेड इन द कॉलोनी, देन वी से दैट द एपिडेमिक इनटू कॉलोनी, एपिडेमिक इनटू सोसाइटी। इसका मतलब एवरीबडी इन द सोसाइटी, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इन्फेक्टेड बाय दैट फेनामेना। और जब व्हेन एवरीबडी इज इन्फेक्टेड बाय द एपिडेमिक, तब अब क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं एपिडेमिक ऑन टू सोसाइटी, वॉर इन टू कंट्री, वॉर ऑन टू कंट्री। आई होप यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश। ऑन टू मतलब सर्जेक्ट हो गया, कवर हो गया। इनटू मतलब जब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इफेक्टेड नहीं है, जो दे आर अनअफेक्टेड है। तो इनटू एंड ऑन टू याद रखना इस तरह से कि इनटू एंड ऑन टू, ऑन टू मतलब कोडमेन रेंज आर सेम। नाउ गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर सेजल ने दिया, इनटू एन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ये फंक्शन, कितने लोग का आंसर है कि ये फंक्शन इनटू है। यस सर, इनटू होगा। आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाई डू यू आइडेंटिफाई दैट इट इज एन इनटू फंक्शन। सर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ऊपर और नीचे के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो उनका रेशियो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो नाइस, सो नाइस, फैंटास्टिक। बिकॉज इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों क्वाड्रेटिक का जो डी है वो लेस देन जीरो है। एंड वी ऑल नो दैट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स, तो इफ डी इज लेस देन जीरो, है ना, इफ डी इज लेस देन जीरो, तो अपन क्या बोलते हैं, ए एंड एफ एक्स विल हैव सेम साइन। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो एफ एक्स नेगेटिव होगा। होप यू रिमेंबर दिस। डी लेस देन जीरो में ग्राफ ऐसा बनेगा, और या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ए पॉजिटिव का ग्राफ है और ए नेगेटिव का ग्राफ है ना जी, यही बात है। यस सर। ग्रेट। तो इसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है और ये भी ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए पूरा फंक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। एफ एक्स पॉजिटिव है मतलब है कि रेंज इसकी नेगेटिव वैल्यूज में नहीं आएगी, ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं ले सकता है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड देयरफॉर इट इज एन टू फंक्शन। वेरी गुड। और किसी ने कुछ इससे कुछ और ऑब्जर्व किया था।
इनफैक्ट अगर आप किसी तरह से ये शो कर दो कि एक ऐसा एलिमेंट है कहाँ पर, कोडोमेन का एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो फंक्शन टेकअप नहीं कर सकता, तो भी बात खत्म हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन जीरो वैल्यू टेकअप नहीं कर सकता, बोलो हाँ बोल सकते हैं कि नहीं? यस we सर। we can claim that zero value is not possible. Why? Because numerator can't be zero. तो वहां पर भी बात खत्म हो जाती है। इनटू की बात हो गई। और वन वन कैसे टेस्ट किया? अच्छा देखो, ये आंसर निकालने का तरीका है। एक्चुअली भी रेंज निकालना जानते हो इसका, चाहोगे तो रेंज निकल जाएगी। वो एक अलग बात है कि रेंज निकालना होगा तो हम निकाल के कर लेंगे, वो सब्जेक्टिव तरीका है। बट क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इनटू है। अब इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है, ये कैसे टेस्ट किया? दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, वन वन है या मेनी वन? कैसे पता चलेगा कि ये वन वन है कि मेनी वन? ग्राफिकली ट्राई कर सकते हैं। यार जब आप लोग ग्राफिकली बोलते हो ना, तो वहां पर एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि क्या सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आप जानते हैं? नो सर। तो फिर ग्राफिकली डेरिवेटिव एस ले सकते हैं। डेरिवेटिव लेके पता कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग, दैट्स वेरी क्लियर। डेरिवेटिव के बिना कुछ सोच सकते हैं? वाई जी, डी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स टू। हाँ, तो एक तो है कि एनालिटिकल टेस्ट करके कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से जा सकते हैं। अब पूरी बात, जो डिस्कशन हो रहा है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? तो इसका इंजेक्टिविटी टेस्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर है कि यू स्टार्ट विद एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड प्रोसीड एंड यू विल गेट टू नो। दूसरा दूसरा मेथड है कि आप एफ डैश एक्स फाइंड करो, है ना? एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, हालांकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बेटा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर, ऐसा 7x² प्लस 2x+10 इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर करेंगे तो आ जाएगा 4x-1, एंड माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर करेंगे तो 14x+2, ऐसा कुछ करेंगे। और फिर दिखाएंगे कि ये न्यूमरेटर का साइन चेंज हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है इसका डी पॉजिटिव है, ये दिखा देंगे, तो उतने से भी बात खत्म हो जाएगी। इसका डी पॉजिटिव दिखा देना। अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा। नहीं सर, क्यूबिक आएगा। क्यूबिक आएगा तो बेटा फिर तो बात खत्म ही हो गई ना। क्यूबिक आएगा तो उसका साइन तो चेंज होगा ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर न्यूमरेटर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यस सर। और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, तो 100% हो गया, बात वहीं खत्म हो गई कि एफ डैश एक्स विल चेंज इट साइन। एंड चेंज इन साइन है, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन साइन का मतलब हुआ कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट चलेगा, वेल इट इज वेल प्लेस्ड। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन मैं इस सिचुएशन के लिए आपको एक दूसरी ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान में रखना। देखो, कोई फंक्शन मेनी वन होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक वैल्यू रिपीट हो रही, दो बार, एटलीस्ट दो बार रिपीट हो रही वो वैल्यू। मतलब किसी पर्टिकुलर इनपुट पर जो वैल्यू है वही किसी और इनपुट पर आ रही है। तो ध्यान से देखो, तो इसका जो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या है? 1/2। 1/2। 1:2। इसका मतलब है कि f0 1/2 है, ये तो आप देख रहे हो कि नहीं? यस सर। f0 1/2 है। अगर मैं f0 इज इक्वल टू एफ एक्स कर देता हूं, मतलब अगर मैं हाफ इज इक्वल टू 2x² माइनस x+5/7x² प्लस 2x+10 लिखता हूं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x की कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब है कि ये मिनिमम हो जाएगा। बोलो यस या नो? क्योंकि इसका यस। मतलब है
कि x की किसी नॉन जीरो वैल्यू पर जो आउटपुट आ रहा है हाफ, वही आउटपुट जीरो पर भी आ रहा है, तो जीरो और उस नंबर पे आउटपुट रिपीट हो गया। तो जरा देखो क्या आएगा, इसको करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बोलो। इधर आएगा 7x² प्लस 2x+10, और राइट साइड में भी आएगा 4x² माइनस 2x+10। अब जो मैंने किया उसका बेनिफिट क्या था, देखो ये कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया और फिर अपने आप सॉल्व हो गया ना। क्या, 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आया, 0। यहां से आया x इंटू 3x+4 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब x की एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू आ गई -4/3। यहां से आपने क्या क्लेम किया, यहां से आपने क्लेम किया f0 इज इक्वल टू f ऑफ -4/3। -4/3। तो ये फंक्शन क्या हो गया, क्लियरली मेनी वन हो गया, क्योंकि दो इनपुट का आउटपुट मैच कर गया। यस सर। तो ये अगर आप अपना कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करना चाहते हो, स्पेशली इन द केस ऑफ व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इंजेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए ये वाली बात को इस्तेमाल करो। f0 इक्वल टू fx करो, सॉल्व करो, फटाफट आपको x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो मेनी वन होगा तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर वो मेनी वन नहीं होगा, मतलब मान लो ऐसा नहीं मिला, f0 इक्वल टू fx करके x का कोई वैल्यू नहीं मिला, क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आ गया, इससे ये मत क्लेम करना कि वो इंजेक्टिव नहीं है या वो इंजेक्टिव है। अगर मिल गया तो मेनी वन तो हो जाएगा, लेकिन मेनी वन का डिनायल नहीं होगा, यहां से इसका ध्यान देना। क्योंकि हो सकता है जीरो वाली वैल्यू एक ही बार अटेन हो रही हो, लेकिन जीरो के अलावा दूसरी वैल्यू अटेन हो रही हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्राफ ऐसा हो सकता है ना कि मान लो ये वाली वैल्यू एक ही बार आ रही हो ऐसे, और इसके बाद वैल्यू ऐसे ऐसे आ रही हो, ऐसे हो रही हो। तो इसको आप अफर्मेटिव तरीके से लेना, है ना। अगर ये डिनाई हो जाए तो उससे आप कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे, ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड है, बट ये काम करता है। आगे चलें, ये डिस्कशन क्लियर है? यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, जरा देखिए कि आप कितना अप्लाई करते हैं। आपको बताना है इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है, दोनों के बारे में आंसर करना है रिगार्डिंग ए पार्ट एंड बी पार्ट बोथ। फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज मिनिमम। ठीक है। मेनी वन कैसे बताया? सर जो F0 पे वैल्यू अटेन कर रहा है वो F44 पे भी कर रहा है। गुड। f0 पर वैल्यू आ रही है, वो आ रही है तुम्हारी 4/3। 4/3 से इक्वेट करो इस वैल्यू को, तो आपको क्लियर कट मिल रहा है क्या, 3x² प्लस 12x इज इक्वल टू 4x² माइनस 32x। तो यहाँ से क्लियरली आ रहा है कि x² इज इक्वल टू 44x। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 एंड 44 आ रही, मतलब है कि f0 इक्वल टू f44 एंड हेंस इट इज मेनी वन। दैट्स वेरी ट्रू। अब दूसरा, ये ऑन टू है या इनटू? सर इनटू। इनटू आर्ग्यूमेंट यहाँ भी वही है, ये न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है यस ऑलवेज पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर भी हमेशा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हमेशा। बोलो कि नहीं? Denominator has real roots. हाँ, डिनोमिनेटर है रियल रूट, आप बोलो।
तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, बट यस यू हैव अनदर वे, अनदर आर्ग्यूमेंट. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? f of x cannot be 0 for any real. Yes, yes, fx can't be 0. fx is never 0 for any x. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर कभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो देयरफॉर 0 वैल्यू अटेन नहीं हो रही है, तो ये इनटू फंक्शन है. ठीक है जी, सभी को क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। सेकेंड पार्ट की बात करिए. अक्षित, प्रथम, you all are there? Yes, sir. Yes, sir. बी पार्ट का आर्गुमेंट बोलो. बी पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आर्गुमेंट तो दे दो यार. मेनी वन इनटू. इनटू एंड नॉन सर्जेक्टिव मेनी वन इनटू यू। इनटू इसलिए क्योंकि एफ एक्सिस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ दिख रहा है डी लेस देन 0 इधर भी है, डी लेस देन 0 इधर भी है, फॉर ऑल एक्स रियल. एंड इनटू मेनी वन इसलिए क्योंकि अगर इसको आप f0 क्या आएगा? 5/3. यस सर, तो 5/3। 5/3 से इक्वेट करते हो तो आपको मिलेगा 3x² प्लस 12x इज इक्वल टू 5x² माइनस 40x. तो यहाँ से 2x² इज इक्वल टू 52x आ जाएगा, है ना? यस सर, तो x 0 है 26 हो जाएगा। हाँ, x² इज इक्वल टू 26x, तो x इक्वल टू 0 एंड 26 आ गया. दैट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 26 आ गया. एंड देयरफॉर आई कैन वेल क्लेम दैट इट इज मेनी वन फंक्शन. तो ये जो आप कर रहे हो, ये टेस्ट बेसिकली क्या है? ये टेस्ट एक ट्रायल एंड एरर है कि 0 की वैल्यू किसी और जगह अचीव हो रही कि नहीं. अब जरूरी नहीं कि f0 को ही करो, आप f1 इज इक्वल टू fx करके भी ट्राई कर सकते हो, f-1 इज इक्वल टू fx करके भी ट्राई कर सकते हो. बट अगर वो ट्रायल एरर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो आ गया, दो वैल्यूज मिल गई तुमको, x की कोई रियल वैल्यू आ गई उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक, तो ठीक है. 0 वाले केस में इसलिए हो जाती है क्योंकि कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाता है, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें x का टर्म और x² का टर्म होगा, तो रूट आएगा ही आएगा. चलिए आगे चलते हैं. अब जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो, fx इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 ओवर x² माइनस 3x माइनस 4, ऐसा फंक्शन है. और मैं बोलूं कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, 1 1 है, मेनी वन है, तो इनटू है ये तो डायरेक्ट आपको जजमेंट में आ जाएगा ना. इनटू इनटू फंक्शन है, जजमेंट में आ गया. यस सर। क्या बोल के? fx कांट बी इसकी वैल्यू 0, 0 नहीं होगी। सो इनटू आ गया. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट रियल टू रियल डेफिनेशन में जा रहे हैं हम. रियल टू रियल या रियल टू रियल भी बोलने के बजाय आपको बोलना चाहिए रियल एक्सेप्ट डोमेन. इसका रियल नहीं है. इसका डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 4 and -1.
x माइनस 4 x प्लस 1, ठीक है, 4 and -1, तो इनटू फंक्शन है, दिस इज फॉर श्योर। और अब बात आई कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 है, मेनी वन। अब थोड़ा सा और थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर। देखो न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का फैक्टर हो रहा है ना, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्चुअली जब इस फंक्शन को आप सोचोगे ना ग्राफिकली, तो कुछ ऐसे सिचुएशन नजर आएगी। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है रियल एक्सिस x, और ये y एक्सिस है। इस पे डिनोमिनेटर के रूट क्या है, 1, -1 एंड 4। ये -1 है मान लो, और यहाँ पर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ये 4 है। ये जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है बेटा, वहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, बट उसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। बोलो यस और नो। हेलो। यस सर। 4 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 4 होगी, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, तो पॉजिटिव से 0 को जाएगी तो प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव से 0 को जाएगी तो माइनस इन्फिनिटी। कीपिंग दैट इन माइंड, ये फंक्शन के बारे में आप क्या बोलोगे कि 4 के जस्ट राइट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 4 प्लस पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा इधर। और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर ये एक्सप्रेशन जो है ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस 1/x प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/x माइनस 4/x²। और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे रीराइट कर लिया, 1/x का फंक्शन बना दिया, x को अगर इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये ग्राफिकली ऐसे होएगा, ऐसे यहां से ऐसा आएगा, ऐसा 1 को अप्रोच करेंगे। इसी तरह से -1 के 4 के लेफ्ट में क्या होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ऐसे। इसी तरह से -1 के राइट में, -1 के राइट में जाएंगे अगर, तो ये वाला टर्म क्या होगा, जैसे हम -1 प्लस एच करें, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, तो ये पॉजिटिव डिवाइडेड बाई -1 प्लस एच -4 एंड -1 प्लस एच प्लस 1। क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं एक्स की वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी है, तो उस सिचुएशन में मैं देखना चाह रहा हूं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी, ये देखो ये क्या हो गया, h हो गया, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, -5 प्लस एच, तो ये तो नेगेटिव है, और ये और ऊपर तो पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। -1 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और -1 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन होगा, और यहां पर ये फिर ऐसा कुछ होगा ऐसा। तो बेसिकली इस फंक्शन का जो रेंज है ना वो मेनी वन होगा, क्योंकि कई सारी वैल्यू 2 बार टेकअप होगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है, -1/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4x² माइनस 4x प्लस 4। 0 पर वैल्यू क्या है इसकी, -1/4, यहां पर -4 लिख देना प्लीज। ये और हाँ जी बताओ, और इधर आ गया क्या, -x² एंड +3x और +4, तो +4 कैंसिल किया तो आप एक्चुअली आया 5x² इज इक्वल हाउ मच, 7x। तो यहां से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -7 7/5 +7/5 मतलब जो वैल्यू 0 पर आएगी वही वैल्यू 7/5 पर आएगी।
तो ऐसा कि जो अगर मान लो 0 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो 7/5 पर भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऐसे रिपीट हो जाएगी। ऐसे ऐसा नहीं कि यही वाली वैल्यू रिपीट होगी, इधर भी देखो वैल्यूज रिपीट होगी, ऐसे ये वैल्यूज भी रिपीट होगी। तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। तो एनीवे हम लोग अभी ग्राफ कैलकुलस का वो दूसरा एस्पेक्ट पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। एनीवे लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। ये हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन है देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन विच मैप द इंटरवल -1 to 1 ऑन टू 0 to 3। -1 to 1 इंटरवल को 0 to 3 इंटरवल पर मैप करने वाले एग्जैक्टली दो लीनियर फंक्शन हैं जो ऑन टू हैं। तो आपको वो दोनों फंक्शंस पता करने हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे ये बताना है। लीनियर फंक्शन है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, इंजेक्टिव होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कभी भी मेनी वन नहीं हो सकता अनलेस कि वो कांस्टेंट फंक्शन होती है। कांस्टेंट लीनियर फंक्शन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट लीनियर फंक्शन होगा तो ऑन टू नहीं हो सकता 0 to 3 इंटरवल। exactly two distinct function which map this interval onto that interval। पहले ये बताओ क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? डिड यू गेट द क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तब आंसर आप कर जाएंगे, करिए फटाफट तो। राइट जी, राइट। अब चलो, तुमने पहले आंसर किया था, आप बताओ कि कैसे सोचा। क्योंकि इसको सोचने का एक तरीका तो सिंपल अलजेब्राइक है, एक तरीका नॉन अलजेब्राइक है। आपने कैसे सोचा, अलजेब्राइकली किया या ग्राफिकली किया, क्या किया? दोनों का मिक्स किया थोड़ा। चलो ठीक है, दोनों का मिक्स किया। तो पहले मैं ग्राफिकली डिस्कस करूं कि अलजेब्राइक? पहले अलजेब्राइक डिस्कस करता हूं, है ना। अलजेब्राइकली कैसे सोच रहे हैं, कैसे सोचना होगा, या अभी बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं? शुड आई डिस्कस और यू नीड टाइम? आई एम टॉकिंग टू मुझे अदर्स। हम्म, थोड़ा सा टाइम और। दे दिया लो, सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तब तक जो लोग कर चुके हैं उनके लिए एक फंक्शन दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू
e raised to the power x प्लस e raised to the power माइनस x। एक फंक्शन दे रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। एक फंक्शन दे रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों फंक्शन का बाइजेक्टिविटी टेस्ट करो, मतलब ये 1 1 है या मेनी वन है, और ये ऑन टू है या इन टू है। डेफिनेशन इन फंक्शन की है रियल टू रियल डिफाइंड है, डोमेन रियल सेट है और कोडोमेन भी रियल सेट है। फॉर देम जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है उनके लिए ये 3 है। फटाफट करते रहे, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। अब देखो अलजेब्राइकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो भी सोचने का टाइम था इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इतने टाइम में हो जाना चाहिए। जैसे देखो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन को फिर से रीड करो तो आपको एक बात मिलती है कि फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन है तो आप उस फंक्शन को लिख सकते हो ना, उसका फॉर्मेट क्या होगा। लीनियर फंक्शन है तो फॉर्मेट क्या होगा, तो लिख दिया मैंने कि एफ एक्स को ले सकते हैं। क्या लेना चाहिए एफ एक्स को हमें, अगर लीनियर है तो एफ एक्स का स्ट्रक्चर होगा ए ax एक्स plus b। प्लस बी। अगर ये ए एक्स प्लस बी फंक्शन है और बोल रहे हैं क्या कि डिफाइन किया गया इसको -1 to 1 डोमेन से, और इसका रेंज क्या होना चाहिए 0 to 3, क्योंकि ऑन टू है तो ये जो कोडोमेन और रेंज सेम है, तो दिस इज रेंज एंड दिस इज डोमेन। लीनियर फंक्शन ए के साइन के बेसिस पर या तो ये इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग होगा। आई होप यू एग्री। अगर ए पॉजिटिव है तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर x -1 से 1 वेरी करेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो एफ एक्स की वैल्यू f ऑफ -1 से f ऑफ 1 वेरी करेगी। डू यू एग्री, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती है, एंड देयरफॉर मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आएगी -1 पर, और वो क्या आएगी b माइनस ए। तो एफ एक्स की वैल्यू b माइनस ए से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, b प्लस ए तक जाएगी। बट हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि फंक्शन का रेंज है 0 to 3। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि b माइनस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 0, एंड b प्लस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, एंड देयरफॉर b की वैल्यू क्या हो गई a के इक्वल आ गई, और b इक्वल टू a डाला तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। तो हमारा फंक्शन क्या आइडेंटिफाई हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो a इक्वल टू b इक्वल टू 3/2, तो 3/2 टाइम्स x प्लस 1, बोलो हाँ या ना। ये पॉसिबिलिटी तब आई जब हमने फंक्शन को क्या एज्यूम किया, स्लोप पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। बट ये जरूरी तो नहीं, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज जब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस केस में -1 लेस देन x लेस देन 1 अगर अप्रोच करते हैं, फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, f-1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू f1 हो जाएगा। तो उस केस में b प्लस ए से बड़ा और b माइनस ए से छोटा होगा फंक्शन। मतलब मैक्स और मिन वैल्यू वही रहेंगी बट चेंज हो जाएंगी, मतलब स्वाइप हो जाएंगी। तो यहाँ से b प्लस ए मिनिमम वैल्यू हो गई, तो a प्लस बी की वैल्यू अब 0 आ गई,
और b माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो b कम्स आउट टू बी नेगेटिव a, और ये यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, एंड है ना, तो दोनों को टुगेदर सॉल्व करना है। b को माइनस ए डालो तो a की वैल्यू आएगी -3/2। तो हमारा फंक्शन क्या आएगा बोलो, f(x) आएगा ax मतलब -3/2x एंड +3/2। बोलो हाँ या ना। So these were two distinct linear function the question was talking about. अब ये दोनों लीनियर फंक्शन को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सोल्यूशन अलजेब्राइक है, मैंने कहीं पर भी एक वर्ड एक लाइन भी ग्राफ नहीं यूज किया, मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया। सभी लोगों को बात समझ में आ गई या नहीं? ये डिस्कशन में जो भी बातें मैंने करी, आई होप हर एक को समझ में आ गई। माई क्वेश्चन इज Yes, sir. यस। यस सर। अब मैंने बोला कि अगर इस फंक्शन को, इसी बात को अगर दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हमारा फंक्शन लीनियर है और ऑन टू है और -1 से 1 डोमेन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और हमारा फंक्शन इसी रेक्टेंगल में लाई करेगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. अब इस रेक्टेंगल में लाई करेगा। ऑन टू का मतलब है 0 से 3 सारी वैल्यू उसको लेना चाहिए, और 1 1 का मतलब क्या हुआ कि वो इंजेक्टिव, मतलब 1 1 इंजेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ -1 पर -1 से वैल्यू 0 हो और 1 पर वैल्यू 3 हो। अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसा ग्राफ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर ऐसा क्यों हो सकता है कि यहीं तक हो, ऐसा भी तो लीनियर हो सकता है। तो नहीं, तभी ऑन टू नहीं होगा ना। अगर मैं यहीं तक ग्राफ ले लूं, इधर कहीं भी टर्मिनेट करता हूं इसको, तभी ऑन टू नहीं रहेगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर, ऑन टू नहीं रहेगा। और एक और ये भी बात सच है कि -1 पर वैल्यू 0 होगी और या तो 1 होगी, तो या तो 3 होगी, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। -1 पर एक पॉसिबिलिटी है कि -1 की वैल्यू 0 नहीं है, -1 पर वैल्यू 3 है। अगर -1 पर वैल्यू 3 आ गई तब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यहां से ये वैल्यू लेगा। 1 पे 0 आ गई। यस, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। तो ये 1,0 और -1,3 को ज्वाइन करने वाला लाइन लिख दो, और -1,0 और 1,3 को ज्वाइन करने वाला लाइन लिख दो। बस यही दो लाइन है। आई होप 2.4 में लाइन का इक्वेशन लिखना आता है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट अवे आंसर लिखना। इसका स्लोप क्या आएगा, 3/2। तो y -0, यहाँ इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, y = 3/2 टाइम्स x+1। और इसका लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, y इसका स्लोप क्या आएगा, -3/2, -3/2 टाइम्स x-1। हो गया। ये जब आंसर लिखा मैंने, तो इस आंसर को करते समय मैंने अलजेब्रा यूज ही नहीं किया, स्ट्रेट अवे ग्राफिकली सोचा। अब इस थॉट प्रोसेस में एक ही क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर ये आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि -1 की वैल्यू सिर्फ 0 या 1 ही 3 ही पॉसिबल है। वो आर्ग्यूमेंट पे वो पूरा लॉजिकल है। कैसे? मान लो -1 की वैल्यू अदर देन कुछ यहां ले लेते हैं, फिर मैं बोलूंगा ठीक है, अब 1 का आउटपुट भी आप डिफाइन करो। 1 का आउटपुट क्या लोगे? अगर -1 पर आउटपुट आपने ये लिया, तो 1 का आउटपुट क्या लोगे आप? कुछ भी आउटपुट 1 पे ले लो, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से अगर ग्राफ ऊपर जाएगा और मान लो मैक्सिमम वैल्यू यहां अटेन करनी है और अपनी स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, तो इस मान लो ये -1, लिया था आपने, तो अल्फा से छोटी वैल्यू फंक्शन ने कहां टेकअप किया, तो 0 से अल्फा वाली वैल्यू मिस हो जाएगी, तो ऑन टू नहीं होगा। और अगर आप डिक्रीज करता हुआ फंक्शन बनाओ ऐसा, तो उस केस में ऊपर वाली वैल्यू मिस हो जाएगी।
तो सेम आर्गुमेंट, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो -1 पर मैक्स वैल्यू लेगा और 1 पर मिन वैल्यू लेगा। अगर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन होगा तो -1 पर लीस्ट वैल्यू लेगा और 1 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू लेगा। दिस इज सो सिंपल, सो ऑब्वियस। तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, देयर इज नो अदर केस पॉसिबल। आई होप यू एग्री। सारे लोग की बात समझ में आ गई? यस सर। डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा लीस्ट इनपुट पर ग्रेटेस्ट आउटपुट और ग्रेटेस्ट तो इनपुट पर, बेसिकली हमने डोमेन से रेंज को मैप किया, ऐसा बोल सकते हैं। डोमेन से रेंज तो हमेशा ही मैप होती है, हमने डोमेन से कोडोमेन को मैप बट किया। कोडोमेन को, सॉरी, हम्म कोडोमेन को। हम्म। चलो ये तीनों पार्ट का आंसर बताओ। ये फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर -x। ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है, मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है? 1 1 है, मेनी वन? मैनी वन मेनी वन है। आर्ग्यूमेंट? x प्लस जो x पे देंगे वो -x पे वेरी गुड, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x। ये इवन फंक्शन है ना, एक्स को -x करने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये ऑन टू है कि इन टू? इनटू इन टू। आर्ग्यूमेंट? ऑलवेज उसका पॉजिटिव। रेसिप्रोकल 3 से बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा ही होगा। बिकॉज इसकी वैल्यू 2 से छोटी हो ही नहीं सकती। AMG, वेरी गुड, अच्छी बात है। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेनी वन होगा। 1 1 है और ऑन 2 है। 1 1 1 1 एंड ऑन टू है। मेनी वन किसने बोला था? शिवम। देखो, पॉइंट ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये तो सबको दिख रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x, एंड विच इज क्लियरली पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कभी वैल्यू रिपीट नहीं कर सकता। तो सो इट इज 1 1 फंक्शन। तो 1 1 हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात आई क्या कि अगर अब यही 1 1 पता हुआ तो बात खत्म हो गई ना। इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया बेटा, इंक्रीजिंग आना आ गया और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ लेगा? लीस्ट इनपुट पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा? ग्रेटेस्ट इनपुट पर। तो -∞ लेस देन x लेस देन इंफिनिटी है और मैं फंक्शन ऑपरेट करूं तो f ऑफ -∞ विल बी स्मॉलेस्ट वैल्यू and f of infinity will be largest value. I hope you agree. तो -∞ पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? नेगेटिव इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ रही है? e रेज टू द पावर -∞ माइनस e रेज टू द पावर माइनस ऑफ माइनस, दैट इज प्लस इंफिनिटी। एंड इन्फिनिटी पर इसकी टेंडेंसी, वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, टेंडेंसी बोलेंगे। इन्फिनिटी पर टेंडेंसी क्या आ रही है? e रेज टू द पावर इंफिनिटी माइनस e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी। e रेज टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी क्या होगा? e रेज टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी इज 1 ओवर e रेज टू द पावर इंफिनिटी, दैट इज 1 बाई इंफिनिटी, दैट इज 0। तो ये आ गया नेगेटिव इंफिनिटी लेस देन y लेस देन
पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या मिला बेटा, जल्दी बोलो। कंटिन्यूअस फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 एंड ऑन 2, तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये इंजेक्टिव भी है और बोलो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, हाँ या ना? यस सर। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ हो गया। सो इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन या बाई यूनिफॉर्म फंक्शन या नॉन सिंगुलर फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इसी को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। मतलब अगर ये समझ में आ गया तो इन्वर्टिबिलिटी और इनवर्स फंक्शन आपके बाएं हाथ का खेल है। चलो जी, ये भी हो गया और ये भी टेस्ट कर लिया। ये लास्ट वाला बता दो। अच्छा एक बात और सुनो, ऐसा नहीं है कि अब मान लो कोई बच्चा 9th क्लास में है और उसको कैलकुलस का बिल्कुल आइडिया नहीं है और उसको इंजेक्टिविटी टेस्ट करनी, तो कैसे करेगा? उसको सिर्फ अलजेब्रा आता है, कैलकुलस नहीं आती। तो वो वही वाला एब इनिशियो मेथड, जैसे इसका करना है ना, इसका, तो क्या करेगा? वो करेगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एंड देयरफॉर जैसे आपके स्कूल एग्जाम में अगर आ गया तो आप ये डेरिवेटिव वगैरह नहीं करना। अभी 11th का एग्जाम अगर आएगा स्कूल में तो आएगा e⁻x1 प्लस e⁻−x1 इज इक्वल टू e⁻x2 प्लस e⁻−x2। यहां से फिर क्या आएगा? e⁻x1 माइनस e⁻x2 इज इक्वल टू e⁻x1 माइनस e⁻x2 डिवाइडेड बाई e⁻x1 प्लस x2। आएगा कि नहीं आएगा? इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। उसके बाद आप लेफ्ट में ले आओ तो ऐसा आ गया e⁻x1 माइनस e⁻x2, ये तो कॉमन हो जाएगा। उसके साथ आएगा 1 माइनस 1 ओवर e⁻x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से आया कि e⁻x1 इज इक्वल टू e⁻x2 और e⁻x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपने आप दिख गया कि x1 इज इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। एंड यस, अगर सिर्फ ये आ जाता x1 इज इक्वल टू x2 तब तो हम बोल देते क्या कि इंजेक्टिव है। बट एक पॉसिबिलिटी और आ रही है कि जब x2 1 माइनस x1 हो जाए, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, मतलब जो वैल्यू 0.1 पर आएगी वही वैल्यू 0.9 पर आएगी। 0.1 और 0.9 पर वैल्यू सेम आएगी। ऐसे 0.2 पर जो वैल्यू आएगी वही 0.8 पर आएगी। जो 0.3 पर वैल्यू आएगी वही 0.7 पर आएगी। तो ये मेनी वन फंक्शन है। अब ये जो एनालिसिस आपने करी है, ये एनालिसिस कैसे एनालिसिस है? इसमें कैलकुलस नहीं यूज हुआ। तो आप एक बार यही एनालिसिस यहां भी करना। पर्पस ये नहीं कि आंसर निकाल, पर्पस ये है कि अल्जेब्राइकली कैसे आर्ग्यू करेंगे। अल्जेब्राइक एनालिसिस में भी आपको स्ट्रांग बनना है। सिर्फ कैलकुलस डेरिवेटिव के बेसिस पर करेंगे तो आपका ठीक है, प्रॉब्लम का आंसर निकालने लगेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां डेरिवेटिव नहीं यूज कर सकते, जिंट फंक्शन में डेरिवेटिव नहीं यूज कर सकते, ऐसे दूसरे बहुत सारे डिस्क्रीट फंक्शन होंगे जहां डेरिवेटिव नहीं यूज कर सकते, तो आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो पता होना चाहिए ना, तो मैथमेटिकल एनालिसिस आनी चाहिए। एनीवे, गेट बैक टू दिस क्वेश्चन हियर। इधर मैं ये हटा दूं ये सारा डिस्कशन, इट इज ओके। यस सर। तो अब आपका फंक्शन जो है, जो आपके सामने है, वो है ये फंक्शन। टेस्ट द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो ये सर्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी का टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फंक्शन का 50% प्रॉपर्टीज को कवर करता है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन रेंज का क्लासिफिकेशन,
साथ के साथ थोड़ा कैलकुलस का भी एप्लीकेशन हो रहा है, साथ के साथ अलजेब्रा भी यूज हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो कवर कर रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे सवाल जब करते हो ना तो आपका जो है बहुत सारा 4 5 6 सब टॉपिक एक साथ प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे अगर कुछ नहीं दिया हुआ, ये फंक्शन ऐसे एनालिटिकली आपको लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया कि डोमेन क्या है कोडोमेन क्या है, तो आप इसका डोमेन क्या बोलोगे? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? All real numbers. All real. ऑल रियल नंबर। कैसे, क्यों? X square plus 1 is नहीं, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज always positive. ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर बट एक्स तो नेगेटिव हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। आगे देन। तो उसका जो रूट है वो मॉड एक्स से हमेशा बड़ा होगा। तो इफ यू टेक द रूट ऑन बोथ साइड देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है, तो मॉड एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट बड़ा होगा, और मॉड एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होता है यस सर। या इक्वल होता है। तो इसमें हमारा ये कंफर्म हो गया कि रूट एक्स स्क्वायर ये वाला इससे बड़ा होगा। है ना, इक्वालिटी नहीं हो सकती यहाँ पर, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं हो सकती, यहाँ पर इक्वालिटी हो सकती है। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा वो मैथमेटिकली एक्स से हमेशा लार्जर होगा। तो ये चीज पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हो भी जाए, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव वाला बड़ा है नेगेटिव वाले से, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो फॉर ऑल एक्स रियल दिस इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज आर्ग्यूड। वेल डन, गुड। तो डोमेन क्लियर है, कोडोमेन क्लियर है। कोडोमेन तो एनीवे नहीं दिया हुआ है, तो आप रियल सेट लेके चलते हैं। अब इसका इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी पे थोड़ा कमेंट करिए। Derivative is coming out to be always greater than 0, so it is injective. या गुड। एफ डैश एक्स अगर लिया इसका तो क्या आया? एफ डैश एक्स आया 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस इसका डेरिवेटिव लिया जब चेन रूल लगा रहे हैं ना, तो आ गया x/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल हो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर किसी को कहीं पर कुछ स्टेप्स में दिक्कत है तो मैं उसको वर्कआउट फर्दर कर सकता हूँ, बट आई थिंक यू आर कंफर्टेबल। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड देयरफॉर इंजेक्टिव फंक्शन। If there is any flaw in the argument, if you do not get some point, please let me know. मैं सभी से बात कर रहा हूँ, किसी को किसी पॉइंट पर कोई इश्यू है? डेरिवेटिव में तो कोई इश्यू नहीं है। नो सर। No, sir. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t लेकर के हमने किया, तो dy बाई dx को अपने क्या लिखा? dy बाई dt इंटू dt बाई dx। चेन रूल लगाया। t वॉज दिस एक्सप्रेशन। एनीवे आगे बात करिए। इंजेक्टिव आ गया। अब ये सर्जेक्टिव है या नॉन सर्जेक्टिव है? ऑन टू है या इनटू है? सर नॉन सब्जेक्टिव। आर्ग्यूमेंट दीजिए। हमने भी निकाला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का
रूट वो x से बड़ा है, यानी ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा एक नहीं मिनट सकता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये बात तो बिल्कुल सही, क्योंकि जीरो हो जाएगी तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये वैल्यू जीरो के क्लोज नहीं जा सकती। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स जो है, इट कैन नॉट बी जीरो, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट दिस कैन नॉट बी जीरो प्लस, ये बात मैंने नहीं बोली। क्या पता ये जीरो नहीं हो रहा हो, लेकिन 0.0000000000000000000000000000000 ऐसा कुछ हो रहा तो अगर ये 0+h हो रहा हो सब्जेक्टिव हो गया सर। तो तो उस वो ग्राउंड पर डिस्कशन में आपको थोड़ा सोचना, वैसे भी क्वालिटेटिव हो जाओ। आप ये देखो, अगर x बहुत बड़ा है, जैसे x की वैल्यू है 10⁻100, समझ रहे हो मेरी बात को? तो 10⁻100 प्लस वन का रूट, या 10⁻100 क्यों, 10⁻200 है ना, और माइनस 10⁻100, क्या आपको लगता है ना कि ये बहुत छोटा डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। यस सर। यस सर। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी करके देखो ना, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो है तुम्हारा 10⁻100 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा, ऐसे सोचो आपकी 10⁻, इस वाले को सिर्फ सोचो, 10⁻100 बाहर आ गया, और ये आ गया 1+1/10⁻100, 10⁻200 सॉरी, की पावर 1/2। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई, 10⁻100 टाइम्स 1 प्लस, बोलो, 1/, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²00, और -10⁻100 करोगे आप, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आंसर आएगा, ये बहुत छोटी नंबर आएगी ना। अब जितना मैं इसको बड़ा लूंगा, उतना ये जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली स्मॉलर होती जाएगी, तो उसको मैं जीरो तक ले जा सकता हूं। तो मतलब है कि ये डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर सकता है। मैं अरिथमेटिकली डिस्कस कर रहा हूं, है ना, आर्ग्यूमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, एनीवे। अब मुझे बताओ, ये सब्जेक्टिव है कि नहीं है? डिस्कशन तो जितना होना था हो गया, सब्जेक्टिव है कि नहीं है? यस सर, सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव है। बट अगर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट करके, ऐसे सोच करके और कुछ आंसर लिख दोगे तो ठीक है, आंसर तो हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन अगर इसी बात को आप आर्ग्यू करोगे सब्जेक्टिव तरीके से, तो ये आर्ग्यूमेंट आपका टेक नहीं करेगा कोई। तो अब थोड़ा मैं इसका क्वालिटेटिव के बजाय क्वांटिटेटिव आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि कैसे एनालिटिकली आप इस बात को आर्ग्यू करोगे मैथमेटिकल टर्म्स में। अब जरा देखो, सीधी सी बात है, हमने ये बोला था कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर यस कोई सर। फंक्शन अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और आपने डोमेन दिया -∞ to ∞, तो इसका मतलब है कि f ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, अब बात करते हैं f ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा। f ऑफ इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी, ये पूरा क्वांटिटी ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है। इंफिनिटी। और इन्फिनिटी पर लॉग की वैल्यू अगर बेस उसका 1 से इंफिनिटी। बड़ा है तो इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर। मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या किधर अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान देना। अब अगर मैं मिनिमम वैल्यू देख लूं तो काम चल जाएगा, f माइनस इन्फिनिटी अपने को देखना है। क्या देखना है? माइनस इंफिनिटी। f ऑफ माइनस इन्फिनिटी। f ऑफ माइनस इन्फिनिटी का मतलब है log की वैल्यू कहां पर,
एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर, और एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है? एक्स अप्रोच कर रहा है -∞। माइनस इन्फिनिटी। अब minus यहाँ पर एक ट्रबल है, देखो ध्यान से। ट्रबल ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो मेरा अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जो होता है वो डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, ये उस दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था। यस सर। अब बिकॉज ये इनडिटर्मिनेट हो रहा है इसलिए अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, माइनस इन्फिनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, मैं बोल रहा हूं कि इसको पहले डिटर्मिनेट बनाना पड़ेगा, और मैं इसको डिटर्मिनेट बनाने के लिए इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं। सिर्फ मैं ये इंडिटर्मिनेसी खत्म करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। मैंने इसको लिखा log ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो ऐसा कुछ आ गया ये, बोलो हाँ या ना, यही आएगा ना? बोलो। यस सर। yes sir. क्यों ऐसा किया, समझ में आया आपको? ताकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से कोई दूसरा फॉर्म बनाया जा सके। हाँ, हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बजाय इसको, अब हम ऊपर न्यूमरेटर को देखो तो ये 1 आ गया ना, उनका 1 इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। और नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो गया बेटा। अभी नीचे डिनोमिनेटर देखो तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया, जो कि डिटर्मिनेट है। अब मेरे को बताओ, ये क्वांटिटी किधर अप्रोच कर रही है? ये पूरी क्वांटिटी किधर अप्रोच कर रही है? 0। जीरो को अप्रोच कर रही है, और जीरो पॉजिटिव से जीरो को जा रही है कि नेगेटिव से? positive sir. तो इसको बोलते हैं सही था। जीरो, जीरो प्लस बोलते हैं। और जीरो प्लस का लॉग का वैल्यू क्या होता है? लॉग का ग्राफ देखो, लॉग का ग्राफ नीचे जीरो से आ रहा होता है माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि हमने क्लेम कर दिया कि ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब एफ नेगेटिव इन्फिनिटी पर आंसर क्या रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी। एफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आंसर क्या रहा था? पॉजिटिव इन्फिनिटी। और फंक्शन मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। बोलो हाँ या ना, ये सारी बातें समझ में आ रही सबको? यस सर। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन, एंड देयरफॉर हमारा फंक्शन ऑन टू हुआ कि इनटू हुआ? ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू। सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सरजेक्टिव फंक्शन हो गया। सरजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये इन्वर्टिबल हो गया, इसका इनवर्स फंक्शन लिखा जा सकता है। तो जब भी इन्वर्टिबिलिटी, इनवर्स फंक्शन इन इन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं बताना, मुझे 5 मिनट के अंदर में आपको इनवर्स फंक्शन निकालना, इनवर्स फंक्शन लिखना, वो सब सिखाया जा सकता है, इतना अगर आपको आ गया तो। सर वो डिनोमिनेटर में माइनस एक्स का प्लस एक्स कैसे हुआ? मल्टीप्लाइड, एक सेकेंड, डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ माइनस एक्स नहीं था, प्लस ही था बेटा, प्लस से ही मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। 1 सेकेंड, क्या बात कर? माइनस से करा मल्टीप्लाई सर। तो हाँ हाँ, माइनस माइनस से वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड करा था। हाँ हाँ माइनस ही किया, माइनस, लेकिन यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है ना, यहाँ पर गड़बड़ लिखा मैंने, ये माइनस इन्फिनिटी पे टेस्ट तो कर रहे हैं ना। माइनस इन्फिनिटी है तो ओके। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी है इसलिए ये तो इन्फिनिटी रहा, ये माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी करके प्लस हो गया ना। आप यहाँ माइनस ही लिखो, डोंट राइट प्लस हियर, प्लीज कीप इट माइनस ओनली, है ना? इसको माइनस ही लिखो। बट एक्स जब नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी करके प्लस इन्फिनिटी को जाएगा ना, ये पूरी क्वांटिटी किधर जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है एब्सोल्युटली? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है जी। तो अब इसके बाद में अब आ जाते हैं
इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी पर लगभग कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए अब उस वाली गेम में, गेम 9 में, जो आपसे नहीं हो। मैक्सिमम डिस्कस हो चुकी हैं, बट 2-4 प्रॉब्लम अभी भी होंगी जो आपको करनी होंगी, तो उसको कर लेना, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ आप लिखेंगे नंबर ऑफ फंक्शन, number of functions and relations when two sets are given to you। अगर आपको 2 सेट्स गिवन हैं, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं एक सेट गिवन है, a function is defined from set x to set y where set x consists of element x1 x2 up to, मान लो सेट x में n एलिमेंट है, मान लिया मैंने n एलिमेंट xn, एंड सेट y इज गिवन एज y1 y2, और इस सेट में हमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, m एलिमेंट दिए हुए हैं, और हमें x सेट से y सेट पर रिलेशंस एंड फंक्शंस डिफाइन करने हैं। तो कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, कितने फंक्शंस होंगे उसमें से, फिर कितने टिपिकल डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपने अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया होगा, जिस किसी भी टीचर से किया होगा, तो ये बात जरूर डिस्कस हुई होगी। नहीं हुई है तो एक बार दोबारा हो जाएगा यहाँ पर अभी, बट हुआ होगा ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। मान लो ये x1 इनपुट है, x2 है, x3, ऐसे कितने एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, बोलते रहो। n एलिमेंट, xm, n, और दूसरे एलिमेंट में y1 है, y2 है, m एलिमेंट, y3 है, ऐसे कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट। और हम बात करें f एक रिलेशन है जो x से y पर डिफाइंड है, और f के बजाय आप उसको r ले लो, अभी रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो r ले लो। तो पहला आंसर यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम x टू y, कितने रिलेशंस होंगे, ये पहले मैं करा चुका हूं पहले लेक्चर में। 2 to the power nm, 2 to the power n। वेरी गुड। कैसे इस बात को बताया, बिकॉज a relation R from set X to set Y is subset of x cross y, and therefore because X सेट से Y सेट पर जो रिलेशन होता है वो X क्रॉस Y का सबसेट होता है, और X क्रॉस Y के कितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। X क्रॉस Y के कितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ X क्रॉस Y कितने होंगे, इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन X क्रॉस Y। किसी भी सेट के सबसेट 2 रेज टू पावर उसका कार्डिनल नंबर होता है, एंड देयरफॉर द आंसर इज 2 टू द पावर m इंटू n, नंबर ऑफ x इंटू नंबर ऑफ y। ठीक है जी, ये आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ सो मेनी रिलेशंस हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y। नंबर ऑफ फंक्शंस f that can be defined from x to y, मतलब ये रिलेशन में से कितने फंक्शन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या है, अब यहां समझो कि रिलेशन का मतलब क्या था। रिलेशन का मतलब था कि ये एलिमेंट को इधर मैप करना है, चाहे आप 1 1 मैप करो, चाहे मेनी 1 मैप करो, चाहे ऑन टू मैप करो, चाहे इनटू मैप करो, चाहे आप सारे एलिमेंट को मैप करो या कुछ को मैप करो, एक ही एलिमेंट को मैप करो बाकी को छोड़ दो, या एक भी एलिमेंट को मत मैप करो, मतलब नल रिलेशन भी हो सकता है। तो रिलेशन में कोई भी रूल नहीं था मैपिंग का, सारी पॉसिबिलिटीज लेनी थी, तो ये आंसर आ गया।
अब रेस्ट्रिक्शन आ गया। रेस्ट्रिक्शन क्या आएगा? फॉर ईच इनपुट, तो यहां पर कोई छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट को उधर मैप करना है। एंड किसी एलिमेंट के दो मैप नहीं होने चाहिए, वन मेनी नहीं होना चाहिए। इस पॉसिबिलिटी को अपने को एक बाइजेक्टिवली अगर कनेक्ट करो तो ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n एप्पल्स इनटू m बास्केट्स, ऐसा मान सकते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं आपसे। फंक्शनल मैपिंग की के ऑपरेशन को हम क्या n नंबर ऑफ एप्पल्स को m नंबर ऑफ बास्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा बोल सकते हैं। यस यस सर। सर। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि ये फिनोमेना, n नंबर ऑफ एप्पल्स को m बास्केट में डालने की फिनोमेना फंक्शन की सारी पॉसिबिलिटी को फॉलो करती है। जैसे सारे एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई एप्पल मैं रिटेन नहीं कर सकता हूं, तो इसका मतलब हर एलिमेंट मैप होगा। किसी एप्पल को आप कट करके दो बास्केट में नहीं डाल सकते हो, एक एप्पल एट ए टाइम एक ही बास्केट को ऑक्यूपाई करेगा, तो एक इनपुट का एग्जैक्टली वन आउटपुट आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्पल इनटू बास्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इनटू पार्सल्स, ये सब क्या है? ये सारी फिनोमेना जो है वो फंक्शनल मैपिंग या फंक्शन या मैपिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं ये क्लेम करने जा रहा हूं कि जितने तरीके से n नंबर ऑफ एप्पल्स को m नंबर ऑफ बास्केट्स में या बॉक्सेस में डाल सकते हैं, उतने फंक्शंस पॉसिबल होंगे। अब मुझे बताओ कि कितने तरीके से कर सकते हैं, हाउ मेनी m to the वेज? power n n। raised to the power n. m to तो power n। आंसर आ गया n टू द पावर m या m की पावर n। n टू द पावर m बोलेंगे या m की m पावर की n पावर n बोलेंगे? बोलेंगे। m की पावर n बोलेंगे। अब ये पहला लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें ये बात याद आई होगी मल्टीप्लिकेशन रूल के समय, है ना? याद उसको रखने। डाल रहे हैं ऊपर। हाँ, जिसको डाल रहे हैं वो कंटेनर का नंबर वो डिनोम बेस में रहेगा, और पावर में ऊपर से ऑब्जेक्ट डालते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट्स का नंबर जो है वो पावर में रहेगा। यस सर। तो कंटेनर कितने हैं? m है, और ऑब्जेक्ट कितने हैं? n है, तो m की पावर n होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। ये गलत है, ये नहीं बोलना है। ये तो हो गया याद रखने की बात। रूल क्या बोलता है? रूल बड़ा सिंपल है। रूल बोलता है क्या कि फर्स्ट फंडामेंटली देख सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल से x1 को कितने चॉइसेस हैं? x1 के लिए x1 कैन बी मैप्ड इन हाउ मेनी वेज? कैन बी मैप्ड इन या डिस्ट्रीब्यूटेड इन It must have one output. m ways। x2 can be mapped in m ways and so on। x2 Yes, कैन sir. ऑल्सो बी मैप्ड इन m ways। M x3 ways. को भी मैप करने के कितने वेज हैं? m वेज हैं। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि ये सारे के सारे n जो हैं, हर एक के लिए, हर एक ईच ऑफ देम कैन बी मैप्ड इन m वेज। और फिर देयरफॉर आप बोलोगे x1 एंड x2 एंड x3 एंड सो ऑन एंड xn, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो m इंटू m इंटू m इंटू m कितनी बार? n टाइम्स, तो आएगा m की पावर। तो नंबर ऑफ रिलेशन समझ में आ गया, नंबर ऑफ फंक्शन ये भी समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? नो सर। अब मेरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रिलेशंस ज्यादा होंगे कि नंबर ऑफ फंक्शंस? रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस ज्यादा होंगे ना। इसका मतलब है कि यहां से एक इनइक्वालिटी भी लिख सकता हूं मैं कि 2 रेज टू द पावर mn will always be greater than m to the power n। Am I right? यस सर। Yes. Where m and n belongs to natural number।
For any pair of natural number mn, 2 raised to the power mn will be always greater than m to the power n. Why? Because number of function is always less than the number of relations. Clear है? बोलो। यस सर। अब फंक्शंस पता चल गया कि इतने रिलेशन हुए, उसमें से इतने सारे फंक्शन हो गए। अब पूछा गया आउट ऑफ दीज फंक्शंस, जो इतने सारे फंक्शन आप बता रहे हो, इसमें से कितने फंक्शन होंगे जो वन वन होंगे, कितने मेनी वन होंगे, मतलब कितने इंजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, कितने नॉन इंजेक्टिव बनेंगे, और कितने सर्जेक्टिव बनेंगे, कितने नॉन सर्जेक्टिव बनेंगे। ये 4 आंसर आपको करना है। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन बताइए। ये आप नोट कर चुके, इसको हटा दो। यस सर। तो ये मैं हटा रहा हूं। अब बताइए कितने फंक्शन वन वन होंगे इसमें से। हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल? MCN into n factorial. वेरी करेक्ट। वेरी करेक्ट जी, वेरी करेक्ट। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। इंजेक्टिव मतलब वन टू वन। वन टू वन का मतलब है क्या कि ये एन ऑब्जेक्ट को एम पर मैप करना है, मतलब एन एप्पल को एम बास्केट में डालना है। कोई भी 2 एप्पल सेम बास्केट में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 तरीके से इसको काउंट कर सकता हूं। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो डायरेक्ट, अदरवाइज मैं ऐसे बोलूंगा कि x1 कितने तरीके से मैप कर सकता है। पहले एप्पल को मैं कितने चॉइसेस हैं, पहला एप्पल में मैप डाल रहा हूं तो कितने चॉइसेस हैं हमारे पास में? एम। एम वेज। अब एम वेज एक्सेप्ट मतलब है कि यार, -1 हाँ, अब दूसरे एप्पल के लिए एक बास्केट तो ऑक्यूपाई हो गई ना, m-1 तो वेज m-1 वे रह जाएगा। और तीसरे के लिए m-2 m-2 वे रह जाएगा। और ऐसे nth के लिए m माइनस minus n-1। n-1 एंड देयरफॉर टोटल कितने वेज आएंगे? टोटल आ जाएगा m इंटू m-1 इंटू m-2, ऐसे करते करते कहाँ तक? m माइनस n प्लस वन। n+1 और ये जो वैल्यू है इसी को बेटा क्या बोलते हैं आप? इसी में अगर इसका ये डिक्रीज हो रहे n हैं, देखो ये डिक्रीज हो रहे हैं ना, ये डिक्रीज हो रहे हैं। ये इस टर्म के आगे वाला टर्म क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में? m-n। तो अगर मैं m-n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे डिवाइड भी कर दूं, तो यही चीज क्या लिखी जाएगी? m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m-n फैक्टोरियल। बोलो है ना? यस सर। MPN। इसी को MPN बोलते हैं, और इसी को आप बोल सकते हो MCN इंटू n फैक्टोरियल। अब जरा देखो, जब आप, अब ये कहानी तो एप फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है ना, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, FPC से किया। अगर मैं FPC से नहीं करता तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो बोल सकता था कि भाई ये M में से पहले n बास्केट सेलेक्ट कर लो। कितने वे से सेलेक्ट करोगे? MCN। अब तुम्हारे पास में जितने बास्केट हैं उतने एप्पल हैं, और एक बास्केट में एक ही एप्पल रख सकते हो, तो ये n बास्केट को n एप्पल के साथ में परम्यूट कर लो। तो n एप्पल को n बास्केट में परम्यूट करने के कितने वेज होंगे? n फैक्टोरियल। तो ये देखो लास्ट में दिख रहा है यही MCN इंटू n फैक्टोरियल। तो आपका आंसर फाइनली क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर MCN आया, स्क्वायर फैक्टोरियल। आंसर आया MCN इंटू n फैक्टोरियल, या इसी को MPN बोल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा?
ये जब आंसर n तभी n से वैलिड होगा छोटा हो या इक्वल हो, जब n की वैल्यू, हाँ बोलो, n is less than equal to m। n की वैल्यू लेस और इक्वल टू m होगी। अगर n की वैल्यू m से बड़ी हो गई तब क्या होगा? इफ n इज ग्रेटर देन m हो गया तब क्या होगा? तभी आंसर 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि 5 एलिमेंट अगर फर्स्ट सेट में है और 4 एलिमेंट सेकंड सेट में है तो 1-1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है। 5 एप्पल को 4 बास्केट में 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। 4 को 4 में डाल दोगे एक एक करके, जो पांचवा वाला है वो किसी न किसी में जाएगा तो उसमें 2 हो जाएंगे, तो मेनी 1 हो जाएगा। या इसी को पिजन होल प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि अगर n+1 ऑब्जेक्ट को n बास्केट में रखोगे तो कोई ना कोई बास्केट में 2 ऑब्जेक्ट जाएंगे। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। होपफुली इट इज क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शंस। यस सर। अब कोई आपसे बोलता है कि कितने मेनी वन फंक्शन होंगे तो आप बता ही सकते हो। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन लिख दो यहीं पर जल्दी से। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बोलिए। नॉन इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? m to the power n minus mpm। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे? m⁻n माइनस mpn। कोई डाउट? नो सर। तो ये भी क्लियर है। तो यहां से एक ये भी तो आ गया बेटा कि m⁻n इज ग्रेटर देन mpn, बोल सकते हैं ऐसा यस सर। हमेशा? इक्वालिटी भी हो सकती? यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना, इक्वल टू ये आ सकता है। क्योंकि अगर दोनों दोनों सेट में एक एक एलिमेंट है मान लो, 1 1 तो उधर भी 1 उधर भी 1 हो जाए। तो 1-1 जो भी फंक्शन बनेगा वो 1-1 ही होगा, है ना। तो ये इनइक्वालिटी भी क्लियर है, समझ में आ गया। तो 1-1 फंक्शन भी आ गया और मेनी वन फंक्शन भी आ गया, ये भी है, समझ में आ गया। अब कौन से 2 टाइप के फंक्शन बने बच गए? सर्जेक्टिव और तो ऑन टू एंड, ऑन टू एंड इनटू। ऑन टू एन। ऑन टू एंड इनटू बन गए, तो ऑन टू और इनटू फंक्शन का भी देख लो। किया हुआ है आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबने, कि बताना पड़ेगा? अभी तो इस समय अगर मैं बोलूंगा भी ना कि किया हुआ है कि नहीं किया हुआ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबका जो है अभी टाइम अप हो गया है ना। no, sir, we have not done it, अच्छा, ये नहीं नॉट किया हुआ करवा सर। दो सर। है, but नहीं किया। we करो। करवा दो सर। चलो ठीक है, तो आप सभी लोग है ना, अभी 10 मिनट और झेल सकते हो मेरे को? हैं? यस सर। यस सर, झेल सकते हैं। झेल सकते हैं, हमें ठीक तो है। मजा आता है। और ये और बाकी जनता भाई, प्रथम, थक गए हो तुम लोग? आज तो तुम लोग का तो बहुत ग्रिल हो गया यार। सर थक तो गए हैं वैसे। थक गए हो मतलब 10 मिनट झेल सकते हो कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर 10 मिनट तो ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो 10 मिनट झेल लेते हैं, और झेला देता हूँ 10 मिनट और आपको, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की, ठीक है। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है देखो, थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी यूज होगा काउंटिंग का, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। आपने किया होगा तो, नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आया पूरी तरह से। इधर देखो, वही वाली बात है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। अब मैं यहाँ कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये एप्पल है और ये बास्केट है, और मैंने बोला
कि ये एप्पल को इस बास्केट में रखना है। इनटू मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू नंबर Subset ऑफ, of remain. हाँ, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम, नहीं, एन एप्पल्स इनटू एम बास्केट व्हेन एटलीस्ट, क्या बोला वेनिका? One basket remains empty. हाँ, एन एप्पल्स टू एम बास्केट्स such that one basket is empty, at least one basket empty. At least वर्ड जहां आएगा वहां पर यूनियन आएगा। यूनियन का अल्जेब्राइक मीनिंग ही होता है एटलीस्ट वन, और जहां यूनियन आएगा वहां काउंटिंग में हमेशा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट एटलीस्ट वन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, या तो ये वाला एम्प्टी है, या तो ये वाला एम्प्टी है, या तो ये वाला एम्प्टी है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एक सिंबॉलिक नोटेशन ए आई, क्या है ए आई, एक सिंबल मैं बना रहा हूं। ए आई सिंबल क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ वाई आई बास्केट इज एम्प्टी। मतलब आप ये सारे एन एप्पल को एम बास्केट में डालो, मतलब वो सारी मैपिंग की मैं बात कर रहा हूं जिसमें ये जो वाई आई है उसका कोई प्री इमेज नहीं है। यहां पर एक वाई आई बास्केट है, वाई आई, ये बास्केट खाली है, मतलब कोई एलिमेंट इधर का इसमें नहीं जा रहा है। ऐसे सारे केसेस को, ऐसे सारे फंक्शन को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, वो सेट ऑफ फंक्शन को मैं ए आई बोल रहा हूं। इसका मतलब कितने तरह के सेट्स मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं A1 सेट भी डिफाइन कर रहा हूं, A2, A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, AN। A1 का मतलब क्या हुआ, वो सारे फंक्शन जिसमें Y1 का कोई प्री इमेज नहीं है। A2 मतलब वो सारे फंक्शन जिसमें Y2 का कोई प्री इमेज नहीं है। Y3 का कोई प्री इमेज नहीं, वो A3 सेट में है। Y4 का प्री इमेज नहीं, A4 सेट में है। और YN का कोई प्री इमेज नहीं, उसको मैं AN बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग माई नॉमेनक्लेचर? Yes, sir. यस सर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन बोलता है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है सेट वाई में जिसकी प्री इमेज नहीं है, मतलब वो बास्केट खाली है, कम से कम एक बास्केट खाली है, एटलीस्ट वन बास्केट इज एम्प्टी। तो मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा था इसी बात को लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN। आइदर फर्स्ट बास्केट एम्प्टी और सेकंड एम्प्टी और थर्ड एम्प्टी और फोर्थ एम्प्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, और nth बास्केट इज एम्प्टी। इसी को मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट वन बास्केट इज एम्प्टी। और ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से क्या आएगा, सिग्मा नंबर ऑफ AI माइनस सिग्मा नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, सिंगल सिंगल एम्प्टी माइनस दो दो का इंटरसेक्शन, दो बास्केट एम्प्टी वाला केस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस सिग्मा सिग्मा नंबर ऑफ एन ए AI AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन AK। AJ इंटरसेक्शन AK तो AN। एक एक वाले ऐड होंगे, दो दो वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, तीन तीन वाले ऐड होंगे, चार चार वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे ये चलेगा। आई होप ये तो सबको समझ में आ रहा है। यस सर। अगर ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं क्लास में अलग से बताऊंगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसका ये चीज पे जाऊंगा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रूफ जो है वो अलग से है। अगर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन आता है तो ये बात तो डायरेक्टली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप बताते हैं ये, इसमें ये वैल्यू क्या होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कि कितने नंबर ऑफ AI क्या होगा, नंबर ऑफ AI क्या होगा। ith बास्केट एम्प्टी है, ऐसे कितने फंक्शन बने, कितने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो ith बास्केट, इसको उठा के बाहर फेंक दो। How many functions can be formed in which yi is not mapped?
as many ways you can map these all n elements over n-1 baskets. कितने तरीके से कर सकते हैं? n-1 number of basket to the power number of element. यार थोड़ा सा एक बात देख लेना कि बास्केट कितनी थी, इधर m थे ना? बास्केट m थी और एप्पल्स n थे, तो इधर n आ जाएगा और उधर m आ जाएगा। चलो यार ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, प्लीज डोंट बी अपसेट फॉर दैट। ये n था और इधर क्या था? m था? Yes, sir. नहीं नहीं, उल्टा था सर, इधर में m एलिमेंट लिया था मैंने। नहीं नहीं, सही 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 सही, ओके ठीक है जी। तो यहां पर an की बजाय am लिखना पड़ेगा। चलो जी, अब आप बताओ, n-1 की पावर m हुआ ना? m-1 की पावर n हुआ? m-1 की पावर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसका आंसर पहले वाले टर्म क्या आएगा? नंबर ऑफ a1 प्लस नंबर ऑफ a2 प्लस नंबर ऑफ a3, ऐसे कितने टर्म आएंगे? एक एक के कितने टर्म आएंगे इसमें? m आएंगे कि n? जितने हैं ना, तो M। आएगा तो MC1 इंटू m-1 की पावर n आ गए। ये इसकी वैल्यू आ गई, बोलो हाँ या ना? माइनस, अब इसकी बात करो, m में से दो दो बास्केट को सिलेक्ट करो। 2 बास्केट एम्प्टी वाले केसेस मैंने सब्ट्रैक्ट करने, तो 2 बास्केट m में से चूज करो। कितने में से चूज करोगे? MC2। MC2। तो इस समेशन में ये वाला जो सिग्मा है, इसमें दो दो वाले सारे केसेस हैं, तो कितने केसेस कितने टर्म आएंगे इसमें? MC2। और हर एक की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ? इसका मतलब क्या है? ith और jth दोनों बास्केट एम्प्टी है, तो 2 बास्केट आपने रिमूव कर दिया। कितनी बास्केट? m-2 की पावर। हाँ, m-2 में n को प्लेस करना है, तो आएगा m-2 टू द पावर n प्लस ये 3 के लिए। अब तो समझ में आ गया पैटर्न? Yes, sir. MC3 m-3 की पावर n। m-3 की पावर n माइनस MC4 इंटू m-4 m-4 की की पावर, ऐसा चलेंगे। इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखो तो आएगा सिग्मा MCR r माइनस m माइनस r r। टू द पावर n, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो यहाँ पर साइन के लिए आप लिख देंगे -1 टू द पावर r-1, r+1 या r-1 दोनों चलेगा। r की वैल्यू ले रहे हैं आप 1 से स्टार्ट करके, कहाँ तक ले जाएंगे? तो आप m तक ले जा सकते हैं, हालांकि m करेंगे r की वैल्यू तो 0 आएगा लास्ट टर्म, तो m-1 या m जहां तक ले जाओ आपकी मर्जी। 1 से m लिख दिया, आसान दिखता है। ये क्या आ गया फार्मूला हमारा? एक किसका है? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का फार्मूला, नॉन सर्जेक्टिव इनटू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m की पावर n m to the power n माइनस minus यही वाला आ जाएगा, -1 टू द पावर r-1 इंटू MCR इंटू m-r टू द पावर n, वेर r की वैल्यू 1 से लेकर के m तक वेरी कर रही। अब एक बात यहाँ इंटरेस्टिंग है, देखो ये माइनस को अंदर ले जाओ, यहाँ प्लस बना दो, तो यहाँ पर इसको प्लस लिख करके इसको -1 लिख दिया ऐसे मल्टीप्लीकेशन में। ये -1 को अंदर ले गए तो -1 वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 की पावर r-1 की जगह क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। तो इसको r वेरी 0 से m हो जाएगा। अब ये आ गया। अब इसके बाद में आप जरा देखो कि ये जो टर्म है जनरल टर्म, इसमें r की वैल्यू अगर 0 डालो तो यही आता है, ये बाहर वाला। तो इस पूरे दोनों को, इसको भी इसी सीरीज का पार्ट बना दो, और पार्ट बना करके इस सीरीज को अगर आइडेंटिफाई करो तो ये सीरीज का मतलब ये हो जाता है सिग्मा r की वैल्यू, r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म आएगा, ये वाला r की वैल्यू 0 से लेके m लिख दो, और यहाँ लिख दो -1 की पावर r
MCR m-r⁻n, ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने रिलेशंस डिफाइन होंगे आप लिख सकते हो, आउट ऑफ दोज रिलेशन कितने फंक्शन होंगे बता सकते हो। अब वो फंक्शंस में कितने इंजेक्टिव फंक्शन आएंगे, कितने मेनी वन फंक्शन आएंगे ये भी बता सकते हो, कितने सर्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म होंगे और कितने नॉन सर्जेक्टिव होंगे ये भी बता सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअली ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। तो अगली क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर। ठीक है, और साथ के साथ में अगर समय मिलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट पर भी करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे कुछ डोमेन की, कुछ रेंज की, कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग कंपोजिशन और इनवर्स पे जाएंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस, 10 मिनट 15 मिनट और झेला मेरे को। तो बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। Yes, sir. Thank you. ओके ओके थैंक यू सर। सर। ओके बाय। सर सर हम्म सर कल ऑफलाइन क्लास होगा? कौन सा? आपका कल ऑफलाइन क्लास होगा? नहीं बेटा, मेरी क्लास ऑफलाइन नहीं होगी, बाकी सारी क्लासेस आप ऑफलाइन अगर लगाना चाहते हो तो एक दो लोग लगा सकते हैं। अभी वहां पर चूंकि क्लास साइज छोटा है तो अभी कुछ लोग को ही है कि ऑफलाइन अभी लगाओ, अगर लगाना चाहते हो तो। ऑनलाइन लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी लगा सकते हो, कंपल्सन नहीं है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, इफ समवन वांट टू वेट, अभी वेट कर सकते हो, जिसको कुछ बात करनी हो वेट कर सकते हो। सर सिद्धार्थ का कंसर्न था, वही बताएगा। हाँ ठीक है सिद्धार्थ, तुम वेट करो, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। हेलो। हाँ सिद्धार्थ बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर जैसे अभी कल से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हम्म उसके रिलेटेड डाउट था कि जैसे अभी हमारे स्कूल के प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स भी आ रहे थे, हम्म तो सर वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें फिर, लाइक एनसीईआरटी भी प्रिपेयर करना है बेटा और देखो ऐसा, क्लासेस तो अटेंड करनी है। नहीं उसमें ऐसा है ना कि जो जितना आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। जैसे कि क्या कंपल्सन है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी सर। वर्किंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा अभी मतलब कंप्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ क्लासेस है, कुछ वर्किंग सेशन है, ठीक है। यस सर। तो आपका तो, आपके में तो सारा लगभग क्लास ही, वर्किंग सेशन बहुत कम है, क्लासे ही चल रही है, क्योंकि आपकी कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर तक वो पूरा आपको करना है, क्योंकि उसके यस। उतना कवर हो चुका है। तो वो फिजिक्स की एपीएस सर की जो क्लास चलेगी वो सारी आपको लगानी है। ओके। अब मान लो किसी दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है या कोई और इश्यू है, बिकॉज ऑफ दैट कंसर्न यू हैव टू मिस दैट क्लास, देन यू हैव टू मेक श्योर कि अगले दिन की क्लास के पहले उसकी रिकॉर्डिंग आप देखो। ओके सर। तो धीरज सर का नंबर आपके पास होगा, धीरज सर को कॉल करके, वैसे तो उनको मैंने बोल दिया है कि रिकॉर्डिंग डाल दिया करेंगे अभी, लेकिन अगर यस नहीं सर। भी मिल रही है तो वो यू विल कनेक्ट विद हिम एंड ही विल मेक श्योर कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए और आप उसको देख लो। ओके। तो जितनी क्लासेस आप लगा सकते हो वो कंपलसरी एज फार एज पॉसिबल सारी लगाओ। इवेंचुअली कुछ मतलब अनसीन सर्कमस्टांसेस एंड नॉन इवेंचुअल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई क्लास मिस हो रही है तो उसकी बैकअप रिकॉर्डिंग है, उससे आप अपना काम चलाओ। यस सर। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास आप नहीं मिस करोगे, मैथ्स की क्लास नहीं मिस करोगे, ये वाली कैलकुलस वाली। हाँ जी सर। इसके अलावा मैथ्स की, फिजिक्स वाले भी उसमें एक मोहित सर की है और एक एपीएस सर की दी हुई है। एपीएस सर वाली जो है आप, उसमें मैंने बोला कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैट जो +2 वाला पोर्शन है उस पर क्लास आप नहीं मिस कर सकते, वो कंपलसरी है। इसके अलावा मोहित सर की क्लास जो है वो है बेसिकली हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स एंड केटीजी वगैरह होगा, और वो वो तो अटेंड करनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने वो बोला तो करनी हुई क्योंकि थी। उसके इसमें बाद बाकी है ना। इसमें मैंने बोला कि इसमें तुम्हारे को कोई क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, तो सारी क्लासेस लगाओ। सिर्फ ये ध्यान रखो कि अगर कोई क्लास का के वजह से आपका कोई प्रैक्टिकल है और वो कंपलसरी है, मिस हो रही है, तो उसका लेक्चर बैकअप जरूर देख लो, रिकॉर्डिंग यस। देखो।
Sir, how long are we planning this whole session, मतलब classes? till we finish the backlog. Means electrostat 12 तक का जहाँ तक है हमारा वहां तक ना? वहाँ कैपेसिटेंस तक का वो होगा तुम्हारा, मतलब कि आइए मान के चलो कि 21 मार्च तक तो ऐसे ही चलेगा। Okay. ऑनलाइन ही। हाँ 20 मार्च तक चलेगा और Sir, 20 can we come offline in any way? Is it possible? अभी इस समय मुझे लगता है कि टिल मार्च तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे फ्रेश सेशन स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन आ सकते हो। तो ऑफलाइन ही आएगा ना आपको 20 मार्च के बाद, मतलब 15 मार्च के बाद आप शायद ऑफलाइन आ सकोगे। Okay. तो 15 मार्च तक आपको ऑनलाइन ही आना पड़ेगा, ऑनलाइन ही अटेंड करना पड़ेगा सारी क्लासेस को। Yes, sir. So I had another concern. तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन जब हमारा एग्जाम होता है तो उस दिन अराउंड लाइक मतलब 8 o'clock से 12:30 वाले एग्जाम तो मिस, वो क्लासेस तो मिस हो जाएंगी।